एवरी अदर पैरेललोग्राम। स्क्वायर में सब तरह की प्रॉपर्टी आएगी, राइट। पैरेललोग्राम में जो बेसिक याद नहीं रहती वो है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब क्योंकि रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम ही है, रोम्बस पैरेललोग्राम है, तो उसके डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं ना, बिकॉज ऑफ sides are equal, because all the sides are equal, therefore diagonals bisect at 90 degree, bisect at 90 degree। लिख लो इस चीज को। और क्योंकि रेक्टेंगल में it's a parallelogram, rectangle is also a parallelogram in which each angle is 90, इसके all angles are equal, तो इसमें सिर्फ क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। रिशिता आप ऑनलाइन क्यों आज? मैम मुझे फीवर हो गया। अभी भी नहीं मैम, दोबारा हो गया। अच्छा। ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट, diagonals are equal, diagonals bisect at 90 degree and are equal। इन जनरल ये कंफ्यूजन हमेशा रहती है, कौन सा क्या, स्क्वायर में सब कुछ है, राइट। फिर एक दो चीजें आती है जैसे हम कहते हैं स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, फॉल्स। ठीक है, स्क्वायर में ज्यादा फीचर्स हैं, रेक्टेंगल में कम फीचर्स हैं। तो जब भी आपको ऐसा कुछ कहता है ना कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, उनके फीचर्स को कंपेयर करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे ना एक तरफ स्क्वायर बैठा हुआ है, एक तरफ रेक्टेंगल है, दे आर हैविंग अ टिप ऑफ, तो वो अपने आपस में जो कहते हैं ना ड्यूएल कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तो रेक्टेंगल सेज माय ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर विल से माय ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल कहेगा मेरा हर एक एंगल 90 डिग्री है, स्क्वायर कहेगा मेरे पास भी हर एक एंगल 90 में है ना। तो जब रेक्टेंगल कहेगा कि माय ऑल साइड माय ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर विल से माय ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये रेक्टेंगल चुप हो जाएगा कि मेरे पास ये फीचर नहीं है। ठीक हो गया, इससे स्क्वायर एक अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है। ऐसे ही हमारे पास जब ये कहेगा माय डायगोनल्स आर इक्वल, तो स्क्वायर कहेगा मेरे भी डायगोनल्स इक्वल है, बट माय डायगोनल्स, नाउ स्क्वायर विल आस्क क्या तुम्हारे डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं? तो वो कहेगा नहीं, 90 डिग्री एंगल तो नहीं बनाते, है ना। तो स्क्वायर जो है वो अपर वर्जन है, तो स्क्वायर के पास रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन रेक्टेंगल के पास स्क्वायर के सारे फीचर्स नहीं है। इसीलिए वी से स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। हाँ, कोऑर्डिनेटर्स थोड़ा बहुत स्टार्ट करवा के इन बिटवीन आपको फिर रिविजन भी करवा दूंगी, लंबा सा काम ही है ये। फिर अभी 10 दिन में आपको ये पूरा करवा के फिर आपको ट्रायंगल स्टार्ट करवाना। आराम से 1 महीना लगता है। ठीक है, ऐसे अगर आपको कहा जाए, नेक्स्ट लिखो, ऐसी मैं कहती हूँ स्क्वायर इज अ रोम्बस बट रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। क्योंकि रोम्बस में चाहे सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल नहीं है, तो स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स भी इक्वल है। समझ में आ गया? That's why we say square is a rhombus, but rhombus is not a square, right? ये 2-3 चीजें 1 मार्क में 2 मार्क्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद ना सिर्फ इसमें एक ही थ्योरम है हमारे पास rhombus इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, और वो है अबाउट पैरेललोग्राम्स। ठीक है, that is your theorem 8.1। theorem 8.1 बहुत ही आसान है। एक पैरेललोग्राम में कहते हैं डायगोनल्स को ड्रॉ कर, जैसे मैंने एक डायगोनल को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है ABCD। डायगोनल कौन सा बनाया मैंने?
BD, है ना। तो मैं कहता है जो डायगोनल BD है ना, वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ट्रू है कि नहीं? ट्रू। AB किसके इक्वल है? BC, क्योंकि पैरेललोग्राम है। AD किसके इक्वल है? BC, क्योंकि क्या है? पैरेललोग्राम। और BD क्या हो गया? कॉमन। तो बाय SSS congruency rule, both the triangles are congruent and hence a diagonal divides a parallelogram in two equal parts, in two congruent triangles. समझ में आ गया इतना? अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। जो ये हाइट होती है वो क्या होती है? इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग। मतलब अगर मैं बेस CD ले रही हूँ ना, तो हाइट जो होगी वो ये, जो ऑपोजिट वर्टेक्स से इस पर आएगी। क्लियर हो गया? बेसिकली आई एम काउंटिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स AB एंड BC। समझ में आ गया? दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस मैं काउंट करके हमेशा हाइट लेती हूँ इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम। इतना क्लियर है हमें? राइट। चलो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो एक्सरसाइज का, हो जाएगा सॉल्व। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। रिश्विता एंड आदित्य। आदित्य लिख रहे हो क्वेश्चंस? Yes, ma'am. The angles of quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. The angles are in the ratio 3:5:9:13. क्या लिखेंगे आप? Let the angles be, क्या लिखोगे? 3x, 5x, 9x, 13x. तो sum of all angles of a quadrilateral 360. So यहाँ से आ जाएगा 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 डिग्री। आप x की वैल्यू निकालोगे? $30x will be equal to 360 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12. So angles क्या हो जाएंगे? 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री एंड 156 डिग्री। ठीक है, अब इसी पर मैं क्वेश्चन लिखवाती हूँ। लिखो, पूरा चैप्टर आएगा आपको। सच में प्रोशियस होते हैं ना, आपको दाती कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो। Angles of quadrilateral are in ratio 2:3:2:3. Find, या find की जगह what type of quadrilateral is formed by, what type of quadrilateral is formed by such angles? सम ऑफ एंगल्स क्या होता है बताओ? 360 डिग्री। ठीक है, तो क्या लेंगे हम एंगल्स? 2x, 3x, 2x, 3x ऐड किया हमने, तो क्या आ जाएगा? ये 10x is equal to 360 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई? 36, राइट। और उसके बाद आप कह रहे हो एंगल्स क्या बन गए? 72, 108, 72, 108। एक पैरेलल हो गया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया, एक एंगल है 72 डिग्री, दिस इज 108, दिस इज 72, दिस इज 108। तो क्या बोलेंगे इसमें हम?
पैरेललोग्राम तो बोल देंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऑल द 4 पेयर्स, ऑल द 2 ऑपोजिट पेयर्स आर इक्वल, तो हेंस अ पैरेललोग्राम। हाँ जी, आप कैसे कह रहे हो रोम्बस? बस सारी साइड्स इक्वल है, कैसे पता लगेगा? इसीलिए ये पैरेललोग्राम ही रहेगा। रोम्बस के लिए भी नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? तो बेस्ड ऑन एंगल्स मैंने बता दिया पैरेललोग्राम है कि नहीं है। फिर हो गया इतना? ठीक है, अच्छा, जैसे कि इतना क्लियर हो गया? चलो अब आ जाओ, थ्योरम 8.1 तो लिख लोगे ना? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 congruent triangles. इसने ऑपोजिट साइड्स लेकर नहीं किया, इसने एंगल्स को लेकर ASA रूल यूज किया है। थ्योरम 8.1 लिखो बुक में ना, थ्योरम को जैसे प्रूव किया हुआ है अगर हम वैसे ही लिखें, थ्योरम 8.1, अ पैरेललोग्राम इज गिवन, हमें कहना है कि इसके डायगोनल्स जो है इसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। Given ABCD is a parallelogram, diagonal BD is joint. To prove triangle ABD is congruent to triangle CDB. Proof. In triangle ABD and triangle CDB, एंगल B और ये वाला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों है ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सी पैरेलल साइड्स है? AB एंड BC। हाँ जी, अब मुझे बताओ एंगल 3 और एंगल 4 अगर इक्वल होंगे तो वो कौन सी पैरेलल साइड्स के साथ बनेंगे? AD is parallel to BC। समझ में आ गया? और फिर लिया है BD is equal to BD which is therefore triangle ABD is congruent to triangle CDB by ASA congruency rule. By ASA congruency rule. समझ में आ गया? Hence proved triangles दोनों congruent है, hence proved. ठीक है, अब देखो इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1। क्वाड्रिलेटरल्स ना बेसिकली पता क्या करता है? कॉन्ग्रुएंसी के साथ क्वाड्रिलेटरल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज तो टिल क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 तक उसने कुछ नहीं किया हुआ, उसने कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके या पैरेललोग्राम्स को यूज करके रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस की प्रॉपर्टीज को प्रूव किया हुआ है। स्क्वायर में मैंने कहा कि सारे एंगल्स इक्वल है, तो उसने कहा प्रूव करो सारे एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो हमने पैरेलल लाइंस को यूज करके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को यूज करके, एडजेसेंट एंगल्स को यूज करके इसे प्रूव किया है। समझ में आ गया? जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखो, उसने कहा, ये तो मैं पता ही है, आपको लगेगा ये क्या बता दिया उसने जी, ये तो कहा हुआ है, ये कुछ नहीं कर रहा। जैसे आपको लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं था कि प्रूव दैट, शो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, वो आपने निकाला था न्यूमेरिकली।
आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मेजर क्या होगा, है ना, हर एक एंगल का। वैसे ही इस क्वेश्चन में ना फर्स्ट के 8 क्वेश्चन जो है और एग्जांपल्स जो हमारे पास हैं, एग्जांपल टिल यू कैन से 3, 4, 5, ये सारी ना एक ही वर्जन में काम करते हैं, मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लेकर सॉल्व करो। show that each angle of a rectangle is a right angle। पता ही है हर एक एंगल राइट एंगल है। अब वो कहते नहीं जी शो करो, क्योंकि रेक्टेंगल की ना जैसे यूक्लिड्स नहीं था डेफिनेशन होती है, तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन उसने क्या कही थी कि रेक्टेंगल ना एक पैरेललोग्राम है जिसमें वन एंगल 90 डिग्री, जिसमें कोई एक एंगल मैंने 90 डिग्री दे दिया और ये रेक्टेंगल कह दिया कि पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल 90 हो गया ना तो वो रेक्टेंगल है। तो वो कहता है इसी चीज को फर्दर एक्सटेंड करके बताओ कि सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। समझ में आ गया? इसने कुछ नहीं किया, रेक्टेंगल में पता है आपको ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, उसने कहा अब ये प्रूव करो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करके इसे प्रूव करो। तो गिवन मुझे है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ABCD, एंगल A इज 90 डिग्री। ठीक है, टू प्रूव करना है कि एंगल B, एंगल C, एंगल D किसके इक्वल है 90। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल इजीली प्रूव हो जाएगा, है ना, पैरेलल लाइंस के साथ ही प्रूव हो जाएगा। तो मैं इसको प्रूफ में कैसे लिखती हूँ कि आई नो AD इज पैरेलल टू BC, गिवन है ये तो, है ना, पैरेललोग्राम है, कोई भी रीजन लिख दो ये गिवन ही है क्योंकि ये रेक्टेंगल है। और यहाँ पे अगर फिर भी लिखना है तो लिखेंगे हम अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, a rectangle is a parallelogram with one angle 90 degree। ये बिगिनिंग में लिख लिया हमने, मतलब हर एक चीज को अपनी रीजनिंग को एक्सप्लेन कर दिया, है ना। तो मैं लिखूंगी DA is parallel to CB and AB is transversal। तो एंगल A प्लस एंगल B। अब जब यहाँ पर एंगल A एंगल B ले रहे हो तो वो कंप्लीट है, कोई शूट आउट बीच में नहीं हो रहा है, इनमें कोई बाइफिकेशंस नहीं हो रही है ना। तो इसलिए एंगल A एंगल B लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180। अच्छा मैंने कौन सा रूल यूज किया यहाँ पे, है ना, समझ में आ गया ना, वही पैरेलल लाइंस वाला चैप्टर 6 हमारा। नहीं, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि एक एंगल ही है ना, अभी 2 एंगल 3 एंगल का निकालो उसके बाद एंगल्स हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ गया एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब सिमिलरली लिख लो, ऐसे जब लिखा है सिमिलरली इफ DC इज ट्रांसवर्सल, एंगल D प्लस एंगल D तो निकलेगा नहीं ना, सिमिलरली DC नहीं ना, अब इसको ले लो फिर से AD is parallel to, नहीं AB is parallel to CD, इसमें मैं लिख लूंगी similarly when AB is parallel to DC and AD is transverse। लिख लिया गौतम, पिछला वाला ये लो, जल्दी इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज वही सेम चीज है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा सिमिलरली AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज ट्रांसवर्सल। जब AD ट्रांसवर्सल है तो मैंने क्या किया, एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री। वैसे तो ना भी लिखो, सिमिलरली लिख कर ना एंगल A प्लस एंगल D 180 लिख दो, वो भी काफी होता है। तो मेरे पास एंगल D भी क्या आ गया 90। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D लिखा 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। मतलब सच में फालतू का काम है ये,
सच में जो फालतू वाला काम है ना वो लिख रहे हैं कि मैंने कहा, जो चीज बहुत ऑब्वियस है उसको अब आप लिख रहे हो, स्टेट कर रहे हो। पैरेललोग्राम है वो भी लिख सकते हो, ठीक है, जो तक इसमें नहीं लिखा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ गया ये 90 प्लस 90 90 एंगल सी भी लिख लो 360 डिग्री, तो वही एंगल सी भी कितना आ गया 90, देयरफॉर ऑल एंगल्स आर 90। कोई भी रूल यूज करो, ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम का यूज कर लो, यूज एनी रूल, स्टार्टिंग आपका वो पैरेलल से ही होगा कि एंगल ए है तो ये एंगल 90 आ गया, उसके बाद आपको एक तो कोई इंटीरियर एंगल्स लेने ही होंगे, इसको भी चाहे आप इक्वल एंगल से ले लेना, राइट, वही सेम चीज, ईच एंगल इज 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जैसे कि अब एग्जांपल नंबर 2, मैंने आपको पहले क्या दिया, लिख लो इसको। कल से पता क्या करूंगी मैं, थोड़ी सी वर्कशीट्स मतलब आपको क्लास में दे दूंगी, जिससे 15-20 मिनट्स हम रिविजन भी कर लें पिछले वाले चैप्टर्स की। 1 मार्क क्योंकि अब सारे आएंगे ना, 40 मार्क्स का 1 मार्क आ गया, ऑब्जेक्टिव वाला है ना, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क MCQ, 40 मार्क्स का आउट ऑफ 80, 50% इज योर ऑब्जेक्टिव। उसमें मार्क्स स्कोर करने बहुत आसान होते हैं। आपने शायद फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म नहीं किया था ना 8th क्लास में, जिन्होंने टर्म 1 टर्म 2 में ऑब्जेक्टिव किया था ना, टर्म 1 लास्ट CBSE बोर्ड में पिछले साल था, हाँ, बाकी सब बच्चे वो तो फिर कोविड की वजह से था ना, आम नहीं होता ना। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, CBSE ने पैटर्न निकाला था टर्म 1 टर्म 2 का, पता है ना आपको, है ना, हाँ, तो उसमें टर्म 1 इंटायरली ऑब्जेक्टिव था, टर्म 1 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव था, स्कोर करना सबसे आसान था उसमें। आप देखोगे ना एवरेज स्कोर 30, 31, 32 सब में रहा था, सबका 35 अबव सब थे, 40 वाले बच्चे बहुत थे मेरे पास जिनका 41, 40 स्कोर आया था। ऑब्जेक्टिव थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद स्कोर करना बहुत आसान होता है, ठीक है, तो अब से मैं वही यूज करूंगी, आपको ऑब्जेक्टिव साथ में करवाना शुरू कर दूंगी। इन बिटवीन ये 2-3 क्वेश्चंस करवाने के बाद हाफ एन आवर वहां लगा लिया, वो सब कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग करवाई थी कि रोम्बस में ना डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट एट 90, वो प्रूव करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैं रोम्बस ड्रॉ करती हूँ, ABCD। रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके डायगोनल्स हैं, बिकॉज रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, diagonals will bisect each other. Given rhombus ABCD, quadrilaterals मुश्किल नहीं है। मैं क्यों यहाँ से करवाने को आपको मना कर रही थी, बिकॉज एक ज्योमेट्री इतनी कर ली, ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी इतनी कर ली, लाइंस एंड एंगल्स, उसके बाद फिर से क्वाड्रिलेटरल्स। क्या होता है, इनिशियल में सब कुछ अपने हेड में ना हौच पौच होकर मिक्स हो जाता है, वो खिचड़ी सी बन जाती है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को समझो, हर एक क्वेश्चन को। कॉन्ग्रुएंसी में भी क्या था, आपको मैंने कहा था कुछ ना कुछ आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल वगैरह दिया होगा, तो 2 चीजें दी होंगी, थर्ड एक हम खुद से फिगर आउट करते हैं प्रॉपर्टीज यूज करके, एंड देन वी प्रूव द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी, काम खत्म। ऐसे ही यहाँ पर आपकी वही चीज फर्स्ट एक्सरसाइज में वही चीज घूमेगी, यूज कॉन्ग्रुएंसी ही होगी। अल्टीमेटली क्वाड्रिलेटरल्स में भी हम ट्रायंगल्स देखकर वही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स इसी एक्सरसाइज का रोम्बस दिया हुआ है, इसमें ना फर्स्ट के इनिशियल क्वेश्चंस में ना हम इनकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को ही प्रूव कर रहे हैं। एक रोम्बस है, रोम्बस का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। टू प्रूव ये वाला एंगल, एंगल AOB इज 90 डिग्री, एंड ऑफ कोर्स इफ एंगल AOB इज 90 डिग्री, बाकी चारों एंगल्स में 90 होंगे। या मुझे प्रूव करना है AC इज परपेंडिकुलर टू BD। समझ में आ गया, मुझे प्रूव करना है AC इज परपेंडिकुलर टू BD। अब प्रूफ में देखो मैं क्या करूंगी,
मैं ये दो ट्राइंगल्स ले रही हूँ, कौन से वाले देखो, बोलो कौन से वाले ट्राइंगल्स है, एओबी एंड एओडी। अब जो दो ट्राइंगल्स लिए तो क्या करना होगा, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। कैसे प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट? हाँ, कौन सी तीन चीजें लेकर, ए बी और ए डी इक्वल है, क्यों क्यों इक्वल है, साइड्स ऑफ रोम्बस। एओ एओ क्या है, कॉमन। अच्छा, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ओडी और ओबी क्यों इक्वल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो है ही है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलो ये स्टार्ट करें, लिखें, इन ट्रायंगल AOD and triangle AOB, AD is equal to AB, sides of rhombus लिख लो, या मैं गिवन में ऑलरेडी लिख चुकी हूं तो मैं इसे गिवन भी लिख सकती हूँ, ठीक है। AO is equal to AO कॉमन, एंड देन OD is equal to OB, क्यों है भाई, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other। OD और OB वही बात हुआ, लिख दिया ना, छोटा सा देख नीचे, अब ठीक है ना। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। कौन सा रूल हुआ, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। गिवन नहीं है, प्रूफ किया हमने। अच्छा, हाँ तो बनेगा ही बेटा, रोम्बस है, पर इसे लिखना है, प्रूफ करना है। अच्छा, मैंने ना कल पेपर में एक चीज आपके और भी नोटिस की थी, SSS करके छोड़ दिया, प्लीज इसे लिख दो, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SSS मत लिखना, हाँ SSS रूल लिख दो, सब कर दिया तो ठीक है, बस फिर ठीक है। पर मैं फिर भी करूंगी कि स्कूल से, टीचर से हिसाब से SSS रूल लिख दो या कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख देना। देन यू हैव एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB, और यहाँ पे तो हमें क्या लिखना है, CPCT। अब इसके बाद क्या करेंगे, हाँ बस लीनियर पेयर, वही बात आ गई ना जो आपने पहले भी ट्रायंगल्स में किया था, ये दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट है, एडजेसेंट है तो क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। एडजेसेंट, हर एक एडजेसेंट लीनियर नहीं बनाएगा, स्ट्रेट लाइन पर है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर वील से एंगल AOD हाँ प्लस एंगल AOB इज 180 डिग्री, ब्रैकेट्स में लिख दोगे लीनियर पेयर, x plus x is 180 degree, 2x is 180 degree, x is 90 degree। अगर एक एंगल प्रूव कर दिया, so therefore diagonals of rhombus are perpendicular to each other, hence proved। कल ट्रायंगल्स का तो टेस्ट है ही आपका, और परसों से फिर थोड़ी बहुत साथ में रिवीजन भी शुरू हो जाएगा, एक्सरसाइज 7.1 7.1। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, अभी भी एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगे, उसके बाद फिर कुछ रिवाइज ही करवाती हूँ। आप वैसे मैम को बोल नहीं सकते अपने टीचर्स को कि मैम क्यों डाल रहे हो ये, नहीं? क्या सोचते हैं, ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, AD bisects exterior angle PAC and CD is parallel to AB। ठीक है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। AD bisects exterior angle PAC, तो ऐसे एक एक्सटीरियर एंगल है, AD उसको बाइसेक्ट करती है,
and you have CD is parallel to AB. क्या बच्चे? डायगोनल तो कुछ नहीं दिया हुआ, उसने कहा है ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एबी और एसी इक्वल है, एडी बाइसेक्ट्स एंगल पीएसी और सीडी इज पैरेलल टू बीए। अब देखो वही प्रूव हो जाता है, इसने सीडी पैरेलल एबी लिखा है। कल किसने पूछा था ना मुझसे कि मैम ऐसे भी लिखते हैं, आपकी क्लास में पूछा था मुझे, 8th में 10th में पूछा था कि मैम अगर सीडी लिखा है तो बीए लिखना चाहिए, आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है ना, तो वो रूल नहीं होता, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं। हाँ टेक्निकली भी से अगर मैं बहुत टेक्निकल हो जाऊं, मैं कहूंगी सीडी के साथ बीए लिखो। मैम एबी के साथ सीडी वो तो मैं वैसे बात कर रही हूँ, अगर मैं पैरेलल लाइंस की बारे में बात करती हूँ, इफ आई राइट BA देन ऑब्वियसली शुड आई राइट CD, है ना। तो ये एक रूल होता है ना कैसे लिखना चाहिए, पर आपकी एनसीईआरटी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए भी स्किप ऑन। अगर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस की बात आएगी ना ट्रायंगल में, तब हम कहेंगे कि एग्जैक्ट नेम लिखो, तब आपका BAAC बहुत ज्यादा मैटर करेगी। समझ में आ गया? तो ये मैंने CD पैरेलल टू AB लिख दिया, ये मुझे गिवन है। इसमें मुझे टू प्रूफ के आपको 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, और सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये 2 चीजें मुझे इन चीजों से प्रूव करनी है। ठीक हो गया, इतना हमने लिख लिया। रब कर दो गिवन टू प्रूफ ऑनलाइन। हाँ लिख लो, आदित्य और ऋषिता। आदित्य ऋषिता लिख लिया हमने, दोनों ही सो गए। यस मैम लिख लिया। लिख लिया ऋषिता? यस। ऋषिता सो गई होगी, पक्की बात है कि मुझे म्यूट किया होगा इसने ना। प्रूफ एक ना उसने वर्ड यूज किया है एंगल PAC के साथ, क्या है देखो, एंगल PAC के साथ कौन सा वर्ड यूज किया हुआ क्वेश्चन में, एक्सटीरियर। किया है कि नहीं किया है ना। तो यहीं से हमारा फर्स्ट क्लू या हमारा फर्स्ट एक प्रूफ का बेसिक हो जाता है कि हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे। एक्सटीरियर एंगल का आपने क्या रूल पढ़ा हुआ है ट्रायंगल्स में, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। हाँ तो ये तो इक्वल हो गए फिर। हाँ तो उसके बाद वो पैरेलल तो दिया ही नहीं हुआ ना, वो तो प्रूफ करना होगा बच्चे। ये पैरेलल है तो इसके साथ ये एंगल आएगा ना तुम्हारा, अब तुम इसके साथ तुम्हें ये और ये एंगल प्रूफ करना है ना। BAC के साथ तुम्हें ACB प्रूफ करना है या BCA प्रूफ करना है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। Therefore, angle PAC is equal to angle ABC plus angle ACB. समझ में आ गया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों था? क्योंकि AD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल PAC को,
तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी। क्यों है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो यहां से मेरे पास आ गया। अब देखो ना, मुझे इस वाले एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना था टू प्रूव में, तो मैं अपने प्रूफ में एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दूंगी और एंगल एबीसी की जगह एंगल एसीबी। उसी को रिप्लेस करेंगे ना जो नहीं चाहिए, जो चाहिए उसे रखेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल एसीबी और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल एसीबी। एंगल 2 किसके इक्वल था? एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल बीसीए। फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। समझ में आ गया? बहुत बेसिक से देखो, आप वही एक चीज है। अब मैंने एक्सटीरियर एंगल ये क्यों लिया? अच्छा ठीक। सो मैंने एक्सटीरियर एंगल क्यों लिया? क्योंकि पेपर में ना क्वेश्चन में मेंशन है एडी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल, तो वहां से अपना हिंट ले लो कि मुझे एक्सटीरियर एंगल दिया ना, उसको अंडरलाइन कर लो कि इसलिए मैंने एक्सटीरियर एंगल लेकर प्रॉपर्टी पहले यूज की। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है तो ऑब्वियसली आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे और फिर इन दो एंगल्स को मैंने इक्वल कर दिया। अब ये दो एंगल्स जो है आपके, ये क्या दिख रहे हैं आपको? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन रहा है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सी पैरेलल लाइंस बन जाएगी? एडी और बीसी, है ना। एबीसीडी तो आपको दी हुई है, पैरेलल है। एडी बीसी आपने प्रूव कर दिया, तो क्या हो जाएगा? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद हम लिखेंगे, जब आपने ये लिख दिया, एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate interior angles, therefore AD is parallel to BC. Now AD parallel BC and AB parallel CD, therefore ABCD is a parallelogram. ठीक है, या यहाँ पर थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को वो लिख लेना, बिकॉज इसमें मार्क्स कट जाते हैं। एज बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, as both the pairs of opposite sides are parallel, therefore ABCD is a parallelogram। और इसमें लिखना अब hence proved। समझ में आ गया इतना? एग्जाम्पल नंबर 4 ना, सिर्फ एग्जाम्पल 4 तक करवाऊंगी आज, इसके बाद आगे नहीं करवाती। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 ना, एक्सरसाइज, मैं पेज नंबर बताती हूँ, वैसा ही क्वेश्चन है कुछ। लाइंस एंड एंगल्स का मैंने ना कहा था 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगी। एग्जाम्पल 5, पेज नंबर 102। एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 102 और ये एग्जाम्पल नंबर 4 कुछ कुछ वैसा है। अगर याद हो ना, मैंने वहां पे क्वेश्चंस करवाए थे ऐसे कि आपका बाइसेक्टर्स हैं को इंटीरियर एंगल्स के, ऑल्टरनेट एंगल्स के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रूव किया था, उसी का फर्दर एक्सटेंशन किया हुआ है। ठीक हो गया? यहाँ पे लिख लो, ऑलमोस्ट सिमिलर टू एग्जाम्पल 5 पेज 102। एग्जाम्पल 4 के साथ ना लिख लो, ऑलमोस्ट सिमिलर टू एग्जाम्पल 5 पेज 102। और अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है एग्जाम्पल 4 पेज 143 का। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, इंटीरियर एंगल्स के ना बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिया। दो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट की, सभी इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स को मैंने ड्रॉ कर दिया। नाउ दे से कि जब हमने इन सब बाइसेक्टर्स को ड्रॉ किया है, सो द गिवन फिगर जो फॉर्म होती है वो एक रेक्टेंगल है, राइट? ड्रॉ द पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल।
two parallel lines L and M are intersected by transversal P. Show that the quadrilateral formed by bisectors of the interior angles is a rectangle. ये बाइसेक्टर्स हैं. ठीक है. चलो, गिवन L is parallel to M and P is transversal. हाँ? बाद में सी फिगर दिया हुआ, सॉल्यूशन में लिखा हुआ ना, बस सी फिगर दिया हुआ ना इसलिए. ठीक है. टू प्रूव. अच्छा, और हमें गिवन में क्या है? AD, DC, BC and AB bisect angle SAC, ACR, ACQ and angle CAP respectively. समझ में आ गया इतना? चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग से स्टार्ट करना, कॉरेस्पॉन्डिंग से तो नहीं, क्यों नहीं स्टार्ट करें? क्योंकि ये एंगल बाहर नहीं दिया हो, सारे एंगल्स अंदर को दिए हुए ना. तो आइदर आई कैन टेक ऑल्टरनेट इंटीरियर या को इंटीरियर. टू प्रूव है ABCD इज अ रेक्टेंगल. टू प्रूव ABCD is a rectangle. To prove ABCD is a rectangle. समझ में आ गया इतना? चलो प्रूफ लिखेंगे. अब रब कर दो गिवन. सबने लिख लिया? ठीक है. So I'll write PS is parallel to QR and AC is transversal. Therefore, angle PAC is equal to angle ACR. PAC और ACR इक्वल क्यों है आपस में? PAC और ACR क्यों इक्वल है? Alternate interior angles. Half of angle PAC is equal to half of angle ACR. एंगल PAC का हाफ क्या हो गया? एंगल BAC. ACR का हाफ क्या हो जाएगा? ACD. जो रेक्टेंगल के अंदर वाला पोर्शन है उसे हम लेंगे. ठीक हो गया? अब ये दो एंगल्स आपस में क्या बना रहे हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल.
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसमें लिखेंगे एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate interior angles, therefore AB is parallel to CD. ठीक है, वहां पर ना जो मैंने आपको एग्जांपल नंबर 5 बताया था वहां पर इतना छोड़कर खत्म करते थे, यहां पर आपने AB को CD के पैरेलल कर दिया। ऐसे ही करना नहीं है, बस लिखना है सिमिलरली AD is parallel to BC। मतलब ऐसे ही अगर मैं स्टेप्स लिखूं तो आई कैन प्रूव similarly AD is parallel to BC, कि ये भी आपस में पैरेलल होंगे, ऐसे ही होंगे कि नहीं होंगी, राइट। तो सिमिलरली AD is parallel to BC। अब तुम कह रहे हो AB और CD पैरेलल है, AD और BC पैरेलल है, तो क्या हो गया, ABCD is a parallelogram, therefore ABCD is a parallelogram, both pairs of opposite sides are parallel। अब एक पैरेललोग्राम में अगर मैं एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दूं तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। यहां तक सबने लिख लिया है, कोई कंफ्यूजन यहां तक रहती हो, ठीक है ना। आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। देखो बाइसेक्टर्स में क्या होता था, वो एक छोटी पिक्चर थी, आपने इस क्वेश्चन को यहां तक किया और कहा खत्म हो गया, अब बाइसेक्टर्स पैरेलल होते हैं। हमने दोनों ट्रायंगल्स लेकर क्यों, इजी बात है, लीनियर पेयर ले लो ना, ये 4 एंगल लीनियर पेयर है। मतलब लिख लो एंगल PAC प्लस एंगल SAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिख रहा है, लीनियर पेयर। ये दो, ये वाला और ये वाला, ये वाला भी ले सकते थे, बॉटम वाला भी, कोई भी ले लो, ठीक है। PAC प्लस SAC इज 180, या हाफ ऑफ एंगल PAC, पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। हाफ ऑफ PAC क्या हो गया, BAC, हाफ ऑफ SAC क्या हो गया, DAC। क्योंकि पहले ना ये आप लिख चुके हो, यहाँ पे ये प्रूव कर चुके हो, इसलिए मैंने वो लिए। मतलब अगर आप रीजनिंग याद दे चुके होगे ना, इसलिए मैंने यहाँ पर वही चीज ली है कि मुझे बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गया। और इन दोनों एंगल्स को ऐड किया तो क्या बन जाएगा, एंगल BAD। एंगल BAD इज 90, ठीक है। अब ना इसके बाद जो हम लाइन लिखेंगे ना वो जरूरी है। पूरा क्वेश्चन पूरा प्रूफ आप लिख देते हो, रट्टा मार के पूरा प्रूफ ऐसे एज इट इज लिखाओगे, बस लास्ट में ना ये लाइन लिखनी जरूरी होती है, ABCD is a parallelogram with one angle equal to 90 degree, therefore ABCD is a rectangle, hence, ठीक है। पूरा हम लिखाते हैं, लास्ट में ना ये चीज दो मिस कर देते हैं, यहाँ पर hence proved कराते हैं, या हद से हद लिख दोगे ABCD is a rectangle, hence proved। बट ये चीज जो है, दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नॉट स्किप। आपको लिखना है कि आपने पैरेललोग्राम प्रूव किया, एक एंगल 90 डिग्री प्रूव किया, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव। कितना समझ में आ गया, आगे काम नहीं करवा रहे सच में। अब क्या करना है, क्वेश्चंस लिखो, थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं कुछ, है ना। इतनी नींद आती है तुम लोग को, ऐसे लगता है कुछ ऐसे ना। ऑब्जेक्टिव करने हैं कि कौन से चैप्टर के करने हैं, कोई स्पेसिफिक है कि ऐसे कुछ भी करवा देंगे। चलो लिखो, क्यों फ्राइडे को ले लो, चलो फ्राइडे को टेस्ट बस। और बताओ, पढ़ा करो पर जब यहाँ पे बैठे हो ना, यहाँ पे ऐसे नींद से भरे हुए ना,
चलो सबसे इजी है, लिखो इसको, फैक्टराइज। बहुत इजी क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। आगे हाँ बोलो। अब बताना गलती क्या है इसमें। हाँ जी, इसने ये आंसर दिया, मैंने कहा 0 मार्क्स। नहीं 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 बोल चुके हो। The boys, the arrow is out of the bow. आप नहीं, हाँ y और z माइनस में आएंगे, y z को कर लो या फिर x को। हाँ बिल्कुल, y z को कर लो या अकेले x को कर लो। हाँ जी गलत है तुम्हारा आंसर, आगे आंसर। दिस इज द हाइट्स ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन देख के बी प्रिपेयर्ड, इस तरह से ही हम गलती करके आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये कि नहीं समझ में आया? अस्मी समझ में आया? नहीं, क्यों? फॉर्मूला कौन सा? हाँ साइंस देखो बच्चे, माइनस साइन किसके साथ है? इस टर्म में है और इस टर्म में है। इनमें कॉमन नंबर कौन सा है? तो x माइनस। तो आप लिखोगे, ये तो समझ में आ गया सबको? हाँ बिल्कुल, यहां तक भी लिख के आओगे, मैं गलत नहीं कहूंगी। कुछ टीचर्स बोल देते हैं कि नहीं ये गलत है, तो आप इसको लिख सकते हो √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? मैंने माइनस कॉमन लिया क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर होगा वो प्लस ही हो जाएगा, तो इस तरह से रह गया। समझ में आ गया? दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ये प्लस माइनस की ही गलती है। हाँ बिल्कुल लिखेंगे, लास्ट में आके इसे 2 ब्रैकेट्स में लिखेंगे। फैक्टराइज करना आ गया इसको? चलो नेक्स्ट लिखो। If x plus 1 is a factor of x plus 1 is a factor of 2x square plus kx, find value of k. एंड में आकर 4-5 क्वेश्चन जैसे करवा दो, ठीक है ना? x plus 1 is a factor of 2x square plus kx, find the value of k. क्या करते हैं इसमें? x plus 1 equals to 0, x equal to -1, है ना? बस यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्टिव भी है, प्लीज राइट बाय फैक्टर थ्योरम, बस इस चीज को जरूर लिखाना। ठीक है गौतम, हमें लिखना है बाय फैक्टर थ्योरम p of -1 will be equal to 0 to -1 का होल स्क्वायर। बाकी बाय डिफॉल्ट तो आप कैलकुलेशंस करोगे ही, ठीक है? तो -k इक्वल टू -2 आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको? बस अगर ये 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में भी है ना, प्लीज दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके हाफ नंबर कट जाएंगे आपके। समझ में आ गया? ये स्टेप्स में ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में नहीं लिखना होगा, एमसीक्यू में डायरेक्टली 2 मार्क करना होगा। बोलो, हाँ बोलो, फिर मुझे बताओ, उससे पूछ रहे हो। जब आप फैक्टर करते हो ना, राइट, दिस इज योर पॉलिनोमियल, ये आपका डिवाइजर है, लीनियर टर्म है, इसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। वी पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट किया, क्योंकि ये फैक्टर है, -1 पुट करने के बाद दिस विल बी इक्वल टू 0, तो इससे k की वैल्यू आ जाएगी 2। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट लिखो। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 मार्क में शायद करवाया भी हो मैंने क्लास में आपको, इसमें लिखा है इफ 49x square minus b is equal to 7x plus 1/2, 7x minus 1/2, find value of b.
राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको? 7x प्लस 1/2 इंटू 7x माइनस 1/2। किस तरह से दिख रहा है ये हमें? x प्लस वाई, मैं a और b इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि a और b यहाँ यूज किया हुआ है ना, तो आई यूज x प्लस वाई x माइनस वाई या p प्लस q p माइनस q और ले, ठीक है। दिस इज p प्लस q इंटू p माइनस q। क्या फॉर्मूला होता है? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो 49x स्क्वायर माइनस b ये बन जाएगा 7x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। 49x स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 49x स्क्वायर माइनस 1/4। तो माइनस b की वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस 1/4, b इज 1/4। यहीं पर एक क्वेश्चन लिखो, अगर इसको ट्विस्ट करके थोड़ा चेंज करके देते हैं जहां पे गलती होती है। इतना समझ में आ गया? यहाँ इसी तरह का क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन चेंज करके अगर देना है ना तो मैं लिखूंगी 49x स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 7x प्लस 1/2, 7x माइनस 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। समझ में आ गया? आपका फॉर्मूला वही रहेगा 49x स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 49x स्क्वायर माइनस 1/4। अब आप b को इक्वल करोगे माइनस 1/4। समझ में आ गया इतना? राइट, चलो कल टेस्ट नहीं